यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, सोलर सिस्टम कैसे बना, अर्थ कैसे बनी, प्लांट्स, एनिमल्स और फाइनली ह्यूमंस कैसे बने। इस पूरे क्रिएशन के बारे में एवोल्यूशन की थियोरी क्या कहती है। इस छोटी सी वीडियो में यूनिवर्स की शुरुआत से आज तक की पूरी कहानी एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। इस वीडियो को समझने के लिए आपको किसी किताबी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको 5 सेकंड के लिए बोर करना चाहता हूँ। वही लाइक और सब्सक्राइब करो। देखो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी और मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो और वीडियो के लास्ट में एक कॉमेंट भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। एवोल्यूशन की थियरी ये कहती है यूनिवर्स की शुरुआत जो है वो बिग बैंग से हुआ था। मतलब जो पूरा यूनिवर्स पहले एक छोटे से पॉइंट में कंसंट्रेटेड था जिसकी डेंसिटी बिलियंस में थी। दुनिया में जितनी भी मासेस, एनर्जीज या जो कुछ भी है वो सब पहले इस पॉइंट में ही कंसंट्रेटेड था। इवन टाइम भी इसी के अंदर था। मतलब हम जो ये कहते हैं कि टाइम बीत रहा है, जिसका इम्पैक्ट हम सब पर पड़ रहा है, हम बूढ़े हो रहे हैं, मतलब टाइम को लेकर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पहले इस पॉइंट के अंदर ही कंसंट्रेटेड था। इट मीन्स बिग बैंग से पहले टाइम रुका हुआ था, या फिर ये कह लीजिए कि टाइम था ही नहीं। मैटर्स, वेव्स और जो कुछ भी यूनिवर्स में है वो सब इसी पॉइंट में से निकला। धीरे धीरे स्पेस में जो अलग अलग जगहों पर मैटर्स फैले हुए थे वो एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हुए, जिससे बहुत सारे प्लैनेट्स बने और उन प्लैनेट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के चक्कर लगाने लगे और इसी से हमारा सोलर सिस्टम बना। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स सूर्य के चक्कर लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिग बैंग के बाद यूनिवर्स के सारे मैटर्स एक साथ कॉन्सेंट्रेट होकर प्लैनेट्स बन गए और वही सारे प्लैनेट्स बाद में जाकर सोलर सिस्टम बना, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स बने थे, जिनमें से एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसे प्लैनेट्स थे जिनकी एक दूसरे से दूरी, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के साथ अच्छे से सेट हो गई। इसलिए उन्होंने एक सिस्टम बना लिया जिसे सोलर सिस्टम कहते हैं। और ऐसे सोलर सिस्टम्स यूनिवर्स में बहुत सारे हैं, क्योंकि ऐसी प्लैनेट्स की सेटअप यूनिवर्स में बहुत सारी जगहों पर हुई थी। अब आते हैं सोलर सिस्टम के उस प्लैनेट पर जिस पर हम रहते हैं। इट मीन्स अर्थ। तो शुरू में अर्थ जो है वो एक आग का गोला था। इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। हजारों लाखों सालों तक ये धीरे धीरे ठंडा हुआ, इसकी सरफेस ठंडी हुई, धीरे धीरे इस पर एसिड रेन्स होना शुरू हुए। उसके बाद अर्थ के अंदर से जो धीरे धीरे गैसेस निकलती थी वो अर्थ की सरफेस से थोड़ी ऊपर जाकर एक दूसरे के साथ कंबाइन होना शुरू हुए। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से वाटर बना और वो वाटर ऊपर जाकर ठंडी होकर बादल बन गए और उसी से बारिश होना शुरू हो गई, जिससे अर्थ का सरफेस और ठंडा होना शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे वॉल्केनिक इरप्शंस होने लगे और बारिश हुई, अर्थ और ठंडा हुआ। अर्थ के बहुत सारी जगहों पर खड्डे बन गए जिनमें पानी जमा होना शुरू हो गया, जिन्हें आज हम नदी, समुद्र, ओशियंस ये सब कहते हैं। फिर धीरे धीरे इसी समुद्र के अंदर लाइफ की शुरुआत हुई। समुद्र के अंदर जो अलग अलग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स थे वो एक साथ कोलैब होकर न्यूक्लिक एसिड्स बन गए और यही न्यूक्लिक एसिड लाइफ की पहली सिंबल थी। मतलब ये पहला संकेत था लाइफ की शुरुआत होने की। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो एसिड्स पाए जाते हैं वही तो न्यूक्लिक एसिड्स है। आप इसे सिंपल तरीके से डीएनए समझ लीजिए। डीएनए बनी थी, फिर इस डीएनए ने अपने ऊपर कवरिंग लगाकर न्यूक्लियस बना लिया, न्यूक्लियस के ऊपर कवरिंग लगकर सेल बन गई और ये सेल्स डिवाइड होकर बहुत सारे सेल्स बन गए, जिससे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बन गए। फॉर एग्जाम्पल, आप फिश समझ लीजिए, मछली। यहाँ पर एक डाउट आता है कि लाइफ की शुरुआत समुद्र के अंदर ही क्यों हुई थी, जमीन पर क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि उस वक्त ओजोन लेयर नहीं बनी थी, इसलिए अर्थ सरफेस पर बहुत सारे अल्ट्रावायलेट रेज, कॉस्मिक रेज आते थे, जिसकी वजह से अर्थ के सरफेस पर किसी भी तरह के लाइफ के फॉर्म को एग्जिस्ट करना पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए लाइफ की शुरुआत बहुत ही डीप सी में हुई थी। समुद्र के अंदर पहली बार जो सेल्स बने थे उनमें से कुछ सेल्स में थोड़े बहुत प्लांट्स के कैरेक्टर्स आ गए, कुछ सेल्स में थोड़े बहुत एनिमल्स के कैरेक्टर्स आने शुरू हुए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सेल्स में धीरे धीरे क्लोरोफिल आना शुरू हुआ। क्लोरोफिल एक्चुअली एक तरह का पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ये पिगमेंट्स प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करते हैं, विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन मिलता है हमें। अब क्योंकि ये सेल्स में क्लोरोफिल आ गए थे तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया, जिसके बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन जनरेट होना शुरू हुआ और वही ऑक्सीजन ऊपर जाके ओजोन लेयर बन गए,
जिससे अर्थ पर आने वाली डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज ये सब ब्लॉक हो गए, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर जो छोटे छोटे जीव थे वो धीरे धीरे जमीन पर आना शुरू हुए और उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में धीरे धीरे डाइवर्सिटी आना शुरू हुई, इवोल्यूशन होना शुरू हुआ और बहुत टाइप के एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स बने। इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को आज हम अलग अलग ग्रुप्स में रख कर स्टडी करते हैं, जिन्हें हम किंगडम सिस्टम कहते हैं। ऐसे 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, जिनके बारे में आपने कभी न कभी स्कूल में सुना ही होगा। इन्हीं किंगडम्स में एक किंगडम एनिमेलिया में अगर हम बहुत अंदर जाएं तो हमें एक ग्रुप मिलेगा जिसे रेप्टाइल कहते हैं, और इन्हीं रेप्टाइल्स में आते हैं डायनासोर्स, जिन्होंने एक वक्त पर अर्थ पर डोमिनेट किया था। उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं, एस्ट्रॉयड गिर के उन सब डायनासोर्स को खत्म कर दिया और हम सबको इवॉल्व होने का मौका मिला। तो इन बड़े बड़े रेप्टाइल्स का डोमिनेशन खत्म होने के बाद मैमल्स को इवॉल्व होने का मौका मिला। धीरे धीरे मैमल्स इवॉल्व होना शुरू हुए और एक वक्त ऐसा आया जब बंदर की शक्ल का एक मैमल बना और उसी से इवॉल्व होकर हम आए। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो मैमल डायनासोर के टाइम पर था वो धीरे धीरे एक स्ट्रेट तरीके से इवॉल्व होकर वही डायरेक्टली बंदर बना और उस बंदर से इवॉल्व होकर धीरे धीरे डायरेक्टली हम इंसान बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशन कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है। मतलब एवोल्यूशन कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं होती। एवोल्यूशन कोई सीधी नहीं है कि एक मैमल इवॉल्व होकर बंदर बना और फिर वो बंदर इवॉल्व होकर इंसान बन गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसे इस तरह से समझिए, वो जो मैमल शुरू में था उसके 2 बच्चे हुए, उनमें से एक बच्चे में प्योरली उसी मैमल के कैरेक्टर है और दूसरे बच्चे में आधे कैरेक्टर्स उस मैमल के हैं और आधे कैरेक्टर्स बंदर के। अब ये जो बच्चा है जिसमें प्योरली उसी मैमल के कैरेक्टर्स हैं वो अलग इवॉल्व होगा तो पता नहीं लास्ट में जाकर वो कौन सा स्पीसीज बन जाएगा। लेकिन ये जो बच्चा है जिसमें उस मैमल के कैरेक्टर्स भी हैं और बंदर के कैरेक्टर्स भी हैं, उसके आगे जाकर 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चे में 25% उसी मैमल के कैरेक्टर्स हैं और 75% बंदर के कैरेक्टर हैं। फिर इस बच्चे के 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक बच्चे में 100% बंदर के कैरेक्टर आ गए और इसी तरह इस बंदर के भी 2 बच्चे हुए, जिनमें से एक में 50% इंसानों के कैरेक्टर्स और 50% बंदर के कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह इनके भी बच्चे होके लास्ट में एक ऐसा बच्चा आएगा जिसमें 100% इंसानों के कैरेक्टर्स होंगे और वो हम हैं। तो इससे ये बात तो क्लियर हो गई कि बंदर डायरेक्ट इवॉल्व होकर इंसान नहीं बने। इससे हमें ये पता चलता है कि बंदर हमारे पिता, फिर उनके पिता, फिर उनके पिता के पिता नहीं है। वो हमारे चाचा के बेटे, मामा के बेटे, मतलब हमारे कज़न ब्रदर्स हैं। और एक और बात, ये जो मैंने बताया कि उस मैमल से बंदर बने फिर बंदर से इंसान बने, ये कोई कुछ सालों में हुआ प्रोसेस नहीं है। ये होने में हज़ारों साल लगे और इस इवोल्यूशन के दौरान बीच में बहुत सारे एनिमल्स इवॉल्व हुए थे। डायरेक्ट उस मैमल से बंदर नहीं बने थे और डायरेक्ट उस बंदर से भी इंसान नहीं बने थे। बीच में बहुत सारे एनिमल्स थे। हम इंसान आज भी कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहे हैं और बाकी के जानवर भी इवॉल्व कर रहे हैं। मतलब हमारा जो अभी का फिजिकल अपीयरेंस है वो परमानेंट नहीं है, वो आगे जाके चेंज होगा और शायद कोई नई स्पीसीज की तरह दिखेगा। हमें अभी इस बात का एहसास इसलिए नहीं होता है क्योंकि एवोल्यूशन कोई 100 या 150 सालों में होने वाली चीज़ नहीं है। इसे होने में हज़ारों साल लगते हैं। हमारी बॉडी में छोटा सा चेंज आने में हज़ारों साल लग जाते हैं। सो इसलिए एवोल्यूशन के प्रोसेस को स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा जाता है। लास्ट में मैं आपको एक और बार याद दिला दूँ, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके ही जाना। धन्यवाद।